मौद्रिक नीति, आज का ये हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति सबसे पहले बात है कि क्यों लाया गया था, इसका क्या उद्देश्य है, इसे कौन तैयार करता है। तो इसके बारे में आज हम जानते हैं कि मौद्रिक नीति की क्या विशेषता है। देखिए क्या हुई थी कि 2015 में क्या हुई थी कि आरबीआई प्लस में केंद्र सरकार के बीच में क्या हुआ था कि केंद्र सरकार के बीच में एक कानूनी रूप से समझौता हुआ था कि मौद्रिक नीति को जारी किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति को तैयार कौन करता है, तो इसे तैयार या जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है आरबीआई के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और ये समझौता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हुआ था। तैयारी है जो आरबीआई करती है और इसका उद्देश्य रखा गया है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हो जाएगा कि जो इन्फ्लेशन होती है उसको नियंत्रित करने के लिए, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, मौद्रिक नीति को जारी किया जाता है। देखिए मौद्रिक नीति है जो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य है कि इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है उसको नियंत्रित करने के लिए। अब बात ये आ जाती है कि महंगाई को कितना से कितना के बीच में रखा जाए। तो क्या हुआ थी, केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच में एक सामान्य समझौता हुआ था कि महंगाई को यानी कि इन्फ्लेशन को 4+-2 के बीच में रखा जाए। इसका मतलब होता है 4+2 यानी कि 6 होना चाहिए मैक्सिमम, और 4-2 यानी कि मिनिमम इसकी जो महंगाई है 2 होनी चाहिए। यानी कि 2 से लेकर के 6 के बीच में इन्फ्लेशन है उसको रखा जाना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति है जो आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि इन्फ्लेशन 2 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 6 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति है जो जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ये 4+-2 है, इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि एक मानक है जिसके बीच में महंगाई को रखा जाना चाहिए। अब ये बात आ जाती है कि 4+-2 ही क्यों रखा गया था। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मानक है यानी कि प्लस या -4 या 2 यानी कि 2 या 6 के बीच में क्यों रखा गया था। तो देखा गया था कि विगत कुछ दशकों में देखा गया था कि जो विकासशील देश है वो विकसित देश बनने के प्रक्रम में क्या हुई थी, जो 2 या 6 के बीच में इन्फ्लेशन रखी थी वो अच्छी तरह से विकसित देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाई थी। इसीलिए भारत में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 4+-2 रखा गया था। इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, जिसे एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करने के लिए बहुत सारे समिति है जो आरबीआई और केंद्र सरकार को सिफारिश कर चुकी है। जैसे वाई भी रेड्डी समिति है जो कब इसका गठन किया गया था, तो 2002 में इसका गठन किया गया था। और इसका भी कहना था कि मौद्रिक नीति है जो जारी किया जाना चाहिए आरबीआई के द्वारा। फिर उसके बाद आई थी पारसी मिस्त्री समिति है। ये कब आई थी, तो ये 2007 में आई थी। इससे पहले एक समिति था तारापुर समिति जो इसका गठन 2006 में हुआ था। इसने भी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति को जारी करने के लिए सरकार को और आरबीआई को ये अनुमति कहने का मतलब सिफारिश कर चुकी थी। उसके बाद आया था रघुराम राजन समिति है। जो समिति है ये भी कब गठन किया गया था, 2009 में इसका गठन किया गया था। और इसने भी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए सरकार को रिकमेंड किया हुआ था। इसके बाद आती है कौन सा, उर्जित पटेल कमेटी है जो 2013 में इसका गठन होता है। और ये भी रिकमेंड करता है कि मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाना चाहिए और मौद्रिक नीति को जारी किया जाना चाहिए। और इसी रिकमेंड को ध्यान में रखते हुए उर्जित पटेल की कमेटी की रिकमेंडेशन है 2013 में, इसको ध्यान में रखते हुए भारत में मौद्रिक नीति जारी करने की प्रवृत्ति है जो शुरू होती हैं। अब आता है कि मौद्रिक नीति है या मौद्रिक नीति जो समिति बोलते हैं। देखिए मौद्रिक नीति का मतलब हो गया कि मौद्रिक नीति जारी करना, और मौद्रिक नीति समिति है। मौद्रिक नीति समिति के द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती हैं। तो मौद्रिक नीति जो समिति होती है जिसे एमपीसी कहते हैं, यह क्या है, एक वैधानिक संस्था है। इसे क्या है, एक वैधानिक संस्था है, यानी कि कानून में इसकी जिक्र की गई है। वैधानिक ये संस्था है। तो किस कानून में जिक्र की गई है, तो ये आरबीआई के जो एक्ट होती हैं, आरबीआई अधिनियम जो 1934 है उसमें उसके सेक्शन 45
जेड बी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की चर्चा की गई है। क्या है? एक वैधानिक समिति है जिसकी चर्चा आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जेड बी में इसकी चर्चा की गई है कि ये कमेटी का एक निर्माण किया जाएगा। अब जो एमपीसी है ये कहाँ से प्रभावित है? तो जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यानी कि मौद्रिक नीति जो समिति है ये कहाँ से प्रभावित है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति समिति है वो यूएसए के सेंट्रल बैंक है जिसे फेडरल बैंक कहा जाता है। फेडरल बैंक के द्वारा फेडरल रेट तय की जाती है। फेडरल बैंक में भी क्या होती है? एफओएमसी जिसे बोला जाता है। जैसे भारत में एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इस प्रकार से यूएसए के सेंट्रल बैंक को फेडरल बैंक कहा जाता है और फेडरल बैंक के द्वारा एफओएमसी का गठन किया जाता है जिसका पूरा नाम है फेडरल ओपन मार्केट मार्केट कमीशन कहा जाता है। ये गठन करती है कौन? ये अमेरिका के जो केंद्रीकृत बैंक है उसके द्वारा गठन किया जाता है एफओएमसी। जिस प्रकार से भारत में एमपीसी है उस प्रकार से एफओएमसी यूएसए में गठन किया जाता है और इसका काम है फेडरल रेट तय करना। फेडरल रेट तय करना अमेरिका के लिए, अमेरिका के केंद्रीय बैंक के लिए फेडरल रेट तय करना है। जिस प्रकार से भारत में मौद्रिक नीति तय की जाती है उस प्रकार से अमेरिका में फेडरल रेट तय की जाती है। इसी से प्रभावित है भारत के मॉनेटरी पॉलिसी। तो कहाँ से प्रभावित हो जाएगी? यूएसए से प्रभावित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य होते हैं। भारत में है मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन है और इसके 6 सदस्य होते हैं। जबकि जो अमेरिका में एफओएमसी होते हैं इसमें 12 सदस्य होते हैं। इसमें 12 सदस्य है जो फेडरल रेट को तय करता है। और भारत में मौद्रिक नीति समिति है उसमें 6 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष कौन होगा? तो इसके अध्यक्ष होगा आरबीआई के जो गवर्नर होंगे वो क्या होंगे? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन है इसके अध्यक्ष होंगे। अब जानते हैं कि इसमें सदस्य कहाँ से आते हैं। तो देखिए 3 सदस्य आते हैं। 3 सदस्य आते हैं कहाँ से? आरबीआई से आते हैं। और 3 सदस्य हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 3 सदस्य कहाँ से हो जाएंगे? आरबीआई से और 3 सदस्य हो जाएंगे केंद्र सरकार से हो जाएंगे। 3 सदस्य जो आरबीआई से आते हैं और 3 सदस्य कहाँ से आते हैं? केंद्र सरकार से आते हैं एमपीसी में। एमपीसी में यानी कि मौद्रिक नीति जो समिति होती है उसके अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर हो जाएंगे और 3 सदस्य हो जाएंगे कहाँ से? आरबीआई से हो जाएंगे और 3 सदस्य हैं जो केंद्र सरकार से हो जाएंगे। देखिए आरबीआई के जो सदस्य होते हैं इसमें क्या होते हैं? एक गवर्नर होते हैं। जो 3 सदस्य आरबीआई के द्वारा होते हैं जिसमें से एक क्या हो? गवर्नर हो जाएंगे। दूसरा क्या हो जाएंगे? डिप्टी गवर्नर हो जाएंगे। कोई भी एक डिप्टी गवर्नर। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिसमें से कोई भी एक डिप्टी गवर्नर जो गवर्नर के द्वारा नियुक्त होते हैं। और तीसरा सदस्य है कोई अन्य सदस्य है जो आरबीआई गवर्नर ही तय करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा 3 सदस्य नियुक्त करने के लिए एक क्या की जाती है? एक सर्च समिति बनाई जाती है। सर्च समिति इसलिए बनाई जाती है ताकि जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें 3 सदस्य केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जाए। उसके लिए सर्च समिति है, सर्च करती है और 3 सदस्य को केंद्र सरकार की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन में क्या करती हैं? शामिल करती हैं। और सर्च समिति के द्वारा जो भी सदस्य का नाम दिया जाता है उसकी नियुक्ति कहाँ की जाती है? मौद्रिक नीति समिति के लिए की जाती है। और ये सदस्य जो होंगे केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त होते हैं सदस्य क्या क्या होगा? कार्यकाल होगा 4 वर्ष का। 4 वर्ष का क्या होगा? इस व्यक्ति का कार्यकाल होगा। और याद रखेंगे पुनः अगर कार्यकाल समाप्त होगा तो पुनः नियुक्ति नहीं हो सकता है। बिल्कुल याद रखेंगे, पुनः नियुक्ति के पात्र वो व्यक्ति नहीं होगा। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 सदस्य जो नियुक्त किया जाएगा उसका कार्यकाल होगा 4 वर्ष और पुनः नियुक्ति के वो पात्र बिल्कुल नहीं होंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, ये सब नहीं किया जाएगा। ये सब किसके लिए हो जाएगी? ये सब हो जाएगी केंद्र सरकार के। और 3 सदस्य है जो आरबीआई के द्वारा नियुक्त किया जाता है और 3 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नियुक्त होते हैं उसका कार्यकाल 4 वर्ष होगा और पुनः नियुक्ति के वो पात्र नहीं होते। बिल्कुल ये बात का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन होती है वो निर्णय किस प्रकार से करती है। तो जो भी निर्णय अपना होगा वो किस प्रकार से की जाएगी? मेजोरिटी से की जाएगी।
मेजोरिटी से अपना फैसला, अपना निर्णय है जो की जाएगी, मेजोरिटी वोट से होगा। और वोट कैसे होता है, प्रेजेंट और वोटिंग का इसमें ध्यान रखा जाता है। प्रेजेंट और वोटिंग के आधार पर इसमें जो भी अधिक निर्णय जिस पक्ष में होंगे उसका निर्णय मान लिया जाएगा। और इसमें भी ध्यान रखा गया है गणपूर्ति, कि गणपूर्ति क्या होनी चाहिए बैठक के लिए, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए बैठक के लिए, तो कम से कम 6 सदस्य, उसमें कम से कम 4 सदस्य उपस्थित होंगे, तभी कोई भी मीटिंग को इम्प्रूवल होगा, यानी कि मीटिंग प्रारंभ हो सकता है। यानी कि गणपूर्ति 6 सदस्य में कम से कम 4 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, यानी कि 4 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं होंगे तब तक मीटिंग क्या होगी, प्रारंभ नहीं हो सकती हैं। और आरबीआई के गवर्नर को, आरबीआई के जो गवर्नर है उनको क्या किया गया है, कास्टिंग वोट का अधिकार भी दिया गया है। अगर वोट बराबर हो गया, वोट क्या हो गई, बराबर हो गई, तो कास्टिंग वोट का प्रयोग कौन करेगा, ये आरबीआई के गवर्नर है जो कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ये मीटिंग कितने कितने समय पर होती है, तो एमपीसी के जो मीटिंग होती हैं वो प्रत्येक 2 माह पर मीटिंग अनिवार्य है। मीटिंग क्या है, अनिवार्य, याद रखेंगे, यानी कि एक वर्ष में 6 मीटिंग कम से कम होना ही होना है। इससे ज़्यादा भी मीटिंग हो सकती है, लेकिन मिनिमम 6 मीटिंग तो होगा ही होगा, क्योंकि प्रत्येक 2 माह पर एक मीटिंग होना अनिवार्य रहता है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन है वो उसका दृष्टिकोण किस प्रकार से होता है, ये अपना स्टैंड किस प्रकार से बदलते रहते हैं। तो ये जो भी स्टैंड होती हैं वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 4+-2, यानी कि महंगाई के जो स्टैंडर्ड एक दिया गया है कि 4+-2, यानी कि मिनिमम जो महंगाई है 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके आधार पर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टैंड है वो लिया जाता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेंस, इनकी इसका दृष्टिकोण किस प्रकार से होता है, इसका दृष्टिकोण होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये किस प्रकार से रखा जाता है, इसके लिए ये देखना होती है कि ये किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड होता है। ये 3 आधार है इसका, 3 आधार पर क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन है वो 3 आधार पर अपना अपना निर्णय लेती हैं। 3 आधार पर निर्णय क्या लेती हैं कि सबसे पहला होता है अकोमोडेटिव, एक होता है न्यूट्रल, और दूसरा होता है टाइटनिंग होता है। देखिए इसका मतलब क्या हुई, आइए हम समझते हैं। यानी कि जो महंगाई के लिए एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 4+-2, उसको ध्यान में रखते हुए एक मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा स्टैंड लिया जाता है, स्टैंड यानी कि दृष्टिकोण एक देखा जाता है कि किस दृष्टिकोण के अनुसार बाजार चल रही है, उसके अनुसार ये क्या है, डिसीजन लेते हैं। अकोमोडेटिव का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में, इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना है, तरलता को क्या करना है, बढ़ाना है। अगर देखा जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी है जो अकोमोडेटिव एक्शन ले रही है, अकोमोडेटिव एक्शन का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना है, तो तरलता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, आरबीआई के द्वारा सीआरआर को क्या दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार कुछ रकम आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो क्या है, अगर कम रखना पड़ेगा तो क्या होगा, आरबीआई के पास अगर कम रखना पड़ेगा तो क्या है, कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी अधिक हो जाएगी और उसे ऋण देने की क्षमता अधिक बढ़ जाएगी, जिससे क्या है, मार्केट में ऋण की तरलता, यानी कि ऋण है जो अधिक दिया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या है, तरलता मार्केट में बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या होती है, एसएलआर होती है, एसएलआर को भी कम कर दिया जाएगा। एसएलआर का अर्थ होता है कि कमर्शियल बैंक है जो कुछ निश्चित अनुपात अपने पास रखती है, उसे खर्च करने का अधिकार नहीं है, अगर वो कम कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगी कि ऋण देने की क्षमता है कमर्शियल बैंक को बढ़ जाएगा और इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सकती है। एक होता है रेपो रेट, अगर रेपो रेट भी आरबीआई कम कर दे, रेपो रेट को अगर कम कर दे आरबीआई तो क्या होगी कि कमर्शियल बैंक को क्या है, ऋण देने की जो तरलता है वो देने की मार्केट में फ्लो है, इससे क्या बढ़ जाएगी। तो जब भी एकोमोडेटिव एक्शन लिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी समिति के द्वारा, तो क्या अकोमोडेटिव का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना है, किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ा देना है, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो को बढ़ा देना है, इसका अर्थ यही होता है, अकोमोडेटिव का मतलब होता है। और दूसरा होता है न्यूट्रल का अर्थ होता है कि जैसे अर्थव्यवस्था चल रही है तरलता को यथास्थिति रहने देना,
यथास्थिति रहने देना, यानी कि जैसा है वैसे ही रहने देना, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, यानी कि अभी का स्थिति ठीक है उसी अनुसार से न्यूट्रल कहा जाता है, यानी कि न्यूट्रल है, यानी कि यथास्थिति बने रहने चाहिए, जितना लिक्विडिटी है उतना ही लिक्विडिटी देने चाहिए। ये सब क्या कहलाती है, ये तरलता कहलाती है, सॉरी न्यूट्रल कहलाती है। न्यूट्रल में जैसा अर्थव्यवस्था है वैसा ही रहने दिया जाता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने दिया जाता। अब जाइए देखते हैं टाइटनिंग। अब क्या है, टाइटनिंग है। टाइटनिंग यानी कि जो स्टैंड होती है मॉनेटरी पॉलिसी का, इसमें तीसरा एक्शन क्या लिया जाता है, टाइटनिंग। पहला एक्शन क्या है, अकोमोडेटिव, दूसरा क्या है, न्यूट्रल, और तीसरा क्या है, टाइटनिंग। टाइटनिंग क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक टाइटनिंग होती है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होती है, एक होता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, एक होता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, और दूसरा होती है क्या, ए नंबर है, ये बी नंबर है। एक होती है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, एक होती है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। टाइटनिंग का अर्थ होता है कि आरबीआई है, यानी कि जो भी देश की केंद्रीय बैंक होती है, जैसे भारत के संदर्भ में आरबीआई है, तो आरबीआई क्या है कि चाहेगी जो मार्केट में लिक्विडिटी है, तरलता है, उसको सक करना, यानी कि मार्केट से खींचना। टाइटनिंग का अर्थ ही होता है क्या करना, कि आरबीआई का काम हो जाएगा क्या, टाइटनिंग अगर दृष्टिकोण अपनाएगी तो आरबीआई का काम हो जाएगा जो मार्केट से लिक्विडिटी है उसको सक करना, यानी कि मार्केट से लिक्विडिटी को खींच लेना। यानी कि मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा तरलता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई है, और 6% से अधिक अगर महंगाई हो जाती है तो आरबीआई का क्या दायित्व है कि वो अपने जवाब देना पड़ता है। तो इसके लिए टाइटनिंग है जो दृष्टिकोण को अपनाती है, और मार्केट से लिक्विडिटी है जो भिन्न भिन्न माध्यम से खींच लेती है। तो भारत में क्या, टाइटनिंग का अर्थ होता है लिक्विडिटी को सक करना, यानी कि खींच लेना मार्केट से। भारत में क्या किया जाता है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग किया जाता है। ये कहाँ की है, ये इंडिया में किया जाता है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होता है। और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग ये कहाँ किया जाता है, यूएसए में किया जाता है। यूएसए में किया जाता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग किया जाता है। देखिए इंडिया में ये जो होती है इसको कहा जाता है, इसको आरबीआई के जो आरबीआई के गवर्नर है उनके द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग कहा गया था, सॉफ्ट लैंडिंग कहा गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे मार्केट से लिक्विडिटी को सक करना, यानी कि खींचना। जैसे CRR है, धीरे धीरे उसको बढ़ा दिया जाएगा। SLR है, उसको धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा। रेपो रेट है, उसको क्या किया जाएगा, धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट है, उसको धीरे धीरे क्या है, कम कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होती है, मार्केट से लिक्विडिटी है वो क्या हो जाएगी, सक हो जाएगी, और तरलता क्या है मार्केट से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और महंगाई नियंत्रित हो जाती है। क्या होती है ये सॉफ्ट लैंडिंग, इसको भारत में एक शब्द कहा गया है जिसे कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कहा जाता है। यूएसए में क्या है, इसी को हार्ड लैंडिंग कहा जाता है, हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। हार्ड लैंडिंग क्या होती है, जोखिम भरी होती है, और इसमें क्या किया जाता है, CRR, SLR या जो भी अन्य टूल्स होती है मौद्रिक नीति के, ये क्या किया जाता है, थोड़ा सॉफ्ट लैंडिंग की अपेक्षा, इसके अपेक्षा क्या है, थोड़ा जल्दी इसके टूल्स को बढ़ा दिया जाता है, ताकि लिक्विडिटी है मार्केट से जल्दी से सक किया जाए। इसीलिए अमेरिका में क्या किया जाता है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग किया जाता है, जबकि भारत में कैलिब्रेटेड टाइटनिंग किया जाता है। भारत में जब भी टाइटनिंग किया जाएगा तो कैलिब्रेटेड नाम दिया जाता है, और इसी को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, थोड़ा जल्दी से इसको बेस पॉइंट है जो CRR हो चाहे SLR हो, रिवर्स रेपो रेट है, इसको क्या किया जाता है, थोड़ा जल्दी से इसके टूल्स में इसके जो बेस पॉइंट होते हैं उसके आंकड़े में जल्दी से वृद्धि की जाती है, थोड़ा तेज़ी से वृद्धि की जाती है, ताकि क्या होता है कि मार्केट से लिक्विडिटी हो जल्द से जल्द सोखा जा सके, जल्द से जल्द सक किया जा सके। तो इसके आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार से हम मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन का उद्देश्य पढ़े हैं, इसको कौन जारी करता है, मौद्रिक नीति समिति के बारे में पढ़े हैं, इसके वोटिंग राइट को पढ़े हैं कि किस किस प्रकार से इसको वोटिंग राइट मिला हुआ है, निर्णय कैसे लिया था उसके बारे में पढ़े हैं, इसका स्टांस क्या होती है कि किस किस स्टांस को ध्यान में रखते हुए इनकी इसका दृष्टिकोण क्या क्या होती है। तो 3 दृष्टिकोण हम पढ़े हैं, जिसमें अकोमोडेटिव है। अकोमोडेटिव का अर्थ होता है कि तरलता जो मार्केट से बढ़ा देना, यानी कि किसी प्रकार से मार्केट में तरलता को बढ़ा देना, ये क्या कहलाती है, अकोमोडेटिव कहलाती है। दूसरा क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल का अर्थ होता है जैसे अर्थव्यवस्था चल रही है उसी धारा में इसको चलने दिया जाए, कोई छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है। तीसरा हम लोग पढ़े थे टाइटनिंग। टाइटनिंग में भी 2 प्रकार के पढ़े थे, एक थे कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। टाइटनिंग में क्या था, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग था, एक था क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है जो यूएसए में किया जाता है, इसको हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। इसमें क्या की जाती है, जो भी बेस पॉइंट होती है मौद्रिक नीति का उसको जल्दी से बढ़ा दिया जाता है, ताकि मार्केट से जो लिक्विडिटी है जल्दी से सक किया जाए, जल्दी से खींचा जाए और महंगाई को तुरंत नियंत्रित किया जाए। लेकिन भारत में क्या है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है, इसमें क्या है, इसको सॉफ्ट लैंडिंग बोला जाता है। और धीरे धीरे जो बेस पॉइंट होती है मॉनेटरी टूल्स का जो भी बेस पॉइंट होता है, जैसे CRR हो, SLR हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, ओपन ऑपरेशन मार्केट हो, ये सब क्या है, ये सब जो मॉनेटरी टूल्स होती है और इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, ताकि लिक्विडिटी मार्केट से धीरे धीरे सक किया जा सके। अब हम पढ़ते हैं
कि जो मौद्रिक नीति जारी किया जाता है, जो मौद्रिक नीति जारी किया जाता है उसमें क्या क्या आधार है। मौद्रिक नीति जारी करने के लिए, मौद्रिक नीति इसको जारी करने के लिए, मौद्रिक नीति जब भी जारी किया जाता है तो ये आधार क्या क्या है, आधार के बारे में पढ़ते हैं कि आधार किस किस आधार को देख करके, कौन कौन से आधार को देख करके ये कौन कौन से आधार को देख करके मौद्रिक नीति तैयार किया जाता है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला जो मौद्रिक नीति को जारी करने के लिए क्या आधार है, सबसे पहला है फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे। ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये आरबीआई के द्वारा ये फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे तैयार किया जाता है। इसको ध्यान में देते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति तैयार की जाती है। सबसे पहला कौन सा फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे है, ये आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है, इसमें किस चीज़ को सर्वे किया जाता है, इसमें सर्वे किया जाता है किस चीज़ का, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये जो फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे है, फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे में किसका ध्यान में रखा जाता है, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, यानी कि कंज्यूमर है जो कोई भी चीज़ खरीदने में कितना अपने आप को सहज महसूस कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है कोई भी सामान खरीदने में, इसके आधार पर फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे तैयार किया जाता है। और ये कंज्यूमर जो कॉन्फिडेंस सर्वे है ये भी आरबीआई के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन एक्सपेंशन सर्वे, ये सर्वे देखा जाता है। फिर उसके बाद इस फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे के अंतर्गत ही ये तीनों सर्वे देखा जाता है। एक और क्या होते हैं, ओविगस सर्वे। ओविगस सर्वे का अर्थ क्या होती है, ओविगस सर्वे का अर्थ होती है कि फैक्ट्री में डिमांड को जज किया जाता है, डिमांड को जज किया जाता है कि कितना डिमांड है फैक्ट्री से, जो भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसका कितना डिमांड है, ये ओविगस सर्वे में देखा जाता है। ये तीनों सर्वे को देखकर, जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आरबीआई के द्वारा तय की जाती है, इन्फ्लेशन एक्सपेंशन सर्वे है आरबीआई के द्वारा, ओविगस सर्वे है जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि फैक्ट्री में कितना डिमांड है उसको जज किया जाता है। ये सभी आधार है किसका, फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे का। और इस सभी का आधार पर क्या होती है, मौद्रिक नीति जारी की जाती है। ये सभी सर्वे को, सभी इंडेक्स को ध्यान में रख के क्या की जाती है, ये सभी इंडेक्स को ध्यान में रख करके मौद्रिक नीति जारी की जाती है। अगला देखिए, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा आधार है, दूसरा आधार है मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेशन। दूसरा आधार है जो मौद्रिक नीति जारी की जाती है उसका दूसरा आधार है मैक्रो इकोनॉमी इंडेक्सन। इसमें क्या क्या देखा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडेक्सन में क्या क्या देखा जाता है, होल प्राइस इंडेक्स देखा जाता है, उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको ध्यान में दिया जाता है, उसके बाद है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट उसको ध्यान में देखा जाता है, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रखा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किस प्रकार से है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट किस प्रकार से है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, WPI यानी कि होल प्राइस इंडेक्स है। इस सबको ध्यान में रख करके मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडेक्स तैयार की जाती है और इसके आधार पर जो मौद्रिक नीति है वो जारी की जाती है। दूसरा आधार है। वही अगला आधार देखते हैं, तीसरा आधार क्या हो जाती है, तो तीसरा आधार हो जाती है हाई फ्रीक्वेंसी इंडेक्शन। हाई फ्रीक्वेंसी इंडेक्शन है, इसको ध्यान में देते हुए उसके बाद क्या किया जाता है, मौद्रिक नीति जारी की जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडेक्शन में क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है जो कृषि सर्वे है, कृषि सर्वे इसको ध्यान में दिया जाता है। उसके बाद है बेरोजगारी जो दर होती है, इनकी डेटा होती है, बेरोजगारी डेटा उसको ध्यान में दिया जाता है। उसके बाद जो उद्योग का डेटा होता है, क्योंकि उद्योग में कई प्रकार से डेटा होती है, जैसे हम ओविगस सर्वे के बारे में पढ़े थे, वहाँ पर क्या है कि डिमांड देखा जाता है कि कितनी वस्तु का डिमांड कितना है, या अन्य प्रकार की जो डेटा है वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडेक्शन आता है, यहाँ पर उद्योग के जो अन्य प्रकार की डेटा उपलब्ध हो जाएगी। तो ये तीसरा आधार है जो मौद्रिक नीति को तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चौथा है फिजिकल इंडेक्शन है। फिजिकल इंडेक्शन के अंतर्गत क्या आती है, फिजिकल इंडेक्शन के अंतर्गत आती है जो सकल कर राजस्व,
सकल कर राजस्व यानी कि सरकार कितना टैक्स वसूल पा रही है। यानी कि सकल कर राजस्व में देखा जाता है कि सरकार कितना कर राजस्व वसूल पा रही है। दूसरा होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा के बारे में देखा जाता है कि फिजिकल डेफिसिट सरकार की कितना है। फिजिकल जो इंडेक्शन होती है उसमें देखा जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है राजस्व व्यय कितना है। राजस्व व्यय कितना है। उसके बाद देखा जाता है राजस्व आय कितनी है। उसके बाद देखा जाता है कि पूंजीगत व्यय कितना है। पूंजीगत आय क्या है, ये सब है क्या है फिजिकल जो इंडेक्शन है वहाँ पर देखी जाती है। तो ये सब क्या आ जाएगा, ये चौथा आ जाएगा जो हमें बजट में देखने को मिलता है कि सकल राजस्व कितना हुआ, सकल व्यय कितनी हुई, राजकोषीय घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है, और जो भी पूंजीगत व्यय कितना है, पूंजीगत प्राप्ति कितनी है। तो इस प्रकार से ये सब फिजिकल जो इंडेक्शन है ये सब देखा जाता है और यहाँ पर इसके आधार पर मौद्रिक नीति है जो तय की जाती है। कुछ और बेस है। पाँचवा बेस क्या है, जो इस पाँचवा आधार क्या है वो है एक्सटर्नल सेक्टर को भी ध्यान दिया जाता है। एक्सटर्नल सेक्टर को ध्यान दिया जाता है कि एक्सटर्नल सेक्टर में क्या ध्यान दिया जाता है कि कुल निर्यात कितना है। कुल निर्यात है जो कितना है, विदेशी मुद्रा भंडार को देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि विनिमय दर कितना है, विनिमय दर किस प्रकार से नियंत्रित की जा रही है, कुल निर्यात कितना है, विदेशी मुद्रा भंडार कितनी है। तो इस प्रकार से जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें एक्सटर्नल जो सेक्टर है उसमें ध्यान दिया जाता है। इस सभी को आधार बनाया जाता है किसके लिए, जो मौद्रिक नीति का डाटा है उसके लिए। नेक्स्ट हमारा है और ये लास्ट ये डेटा है जिसको आधार बनाया जाता है सर्विस सेक्टर को भी ध्यान में देखा जाता है कि सर्विस सेक्टर में जो कितना योगदान है इसको ध्यान में देते हुए जो मौद्रिक नीति है वो जारी की जाती है। इसमें देखा जाता है जैसे यूपीआई पेमेंट हो गया, गूगल पे हो गया, ई वे बिल हो गया। तो इस प्रकार से जो भी हम उपयोग करते हैं, जो सर्विस यानी कि सेवा का जो उपयोग करते हैं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, वो सब इसमें ध्यान दिया जाता है। और ये सभी जो 6 प्रकार के जो हम डेटा का उपयोग किए हैं, ये सभी डेटा का उपयोग करते हुए मौद्रिक नीति जारी की जाती है। किसके द्वारा, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। और मौद्रिक नीति समिति का जो नेतृत्व कौन करती है, वो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जारी हो जाएगा किसके द्वारा हो जाएगा, ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और ये क्या है, कानूनी दायित्व है, आरबीआई को दिया गया था। कब, 2015 में दिया गया था। और ये आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच में एक कानूनी दायित्व हुआ था कि मौद्रिक नीति के माध्यम से इन्फ्लेशन को कम किया जाना चाहिए। और इसी के लिए 4 ± 2 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है तय किया गया था। यानी कि इन्फ्लेशन है, यानी कि मिनिमम 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम 6 इसी के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी जाता है तो आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा, और इससे अगर कम भी होता है तो क्या होगा, आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा। ये सभी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई जो समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के टूल्स का यूज करती है। जैसे हम बताए थे कि आरबीआई का दृष्टिकोण के बारे में बताए थे, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल और टाइटनिंग है। ये क्या है कि दृष्टिकोण है। और मौद्रिक नीति को जारी करने ये 6 प्रकार के हम डेटा का यूज किए हैं। ये डेटा है जो आरबीआई के द्वारा ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति है जो जारी की जाती हैं। तो ये आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये मौद्रिक नीति के संबंध में बताया गया कुछ फैक्ट है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, खासकर जब बजट सेक्टर आता है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जब हम इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन चैप्टर जो पढ़ते हैं उसके लिए भी मौद्रिक नीति है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। और आरबीआई के जो चैप्टर पढ़ते हैं, आरबीआई के कार्य पढ़ते हैं जिसमें मौद्रिक नीति के बारे में जिक्र किया जाता है, तो मौद्रिक नीति इस प्रकार से जारी की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय